क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं पर टाइम या नॉलेज की कमी की वजह से नहीं कर पाते, या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में आप खराब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लॉस कर चुके हैं? तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्टॉक्स में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक राजपाल और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट सीरीज के ये 7th एपिसोड्स में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। इस सीरीज में अभी तक हमने बात की है इन्फ्लेशन, बजट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और रिटायरमेंट प्लानिंग की। इसके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आज के सेशन में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इसमें किसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के बारे में और जानेंगे कि कैसे हम खुद से स्टेप बाय स्टेप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग डेटा, फैक्ट्स एंड म्यूचुअल फंड स्क्रीनर को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्ट में हम आपसे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है वो फाइनेंशियल एजुकेशन के पर्पज से शेयर की गई है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज की जाती है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का पोर्टफोलियो है। हम जो भी मनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसे फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। सो किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, बॉन्ड या इसी तरह की कुछ और इन्वेस्टमेंट भी हो सकती हैं। रिस्क को हम मॉडरेट कह सकते हैं। अगर एफडी या पीपीएफ से कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। एफडी ईपीएफ में हमें एक फिक्स रिटर्न मिल जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड के रिटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करते हैं। बट कुछ म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में आपको एफडी की तरह फिक्स रिटर्न भी मिल सकता है। वहीं अगर हम कंपेयर करें डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट से तो म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा कम होता है। इसे और डिटेल से हम शेयर करेंगे जब हम म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स को कंपैरिजन करेंगे। लिक्विडिटी की बात करें तो हम इसे मॉडरेट कह सकते हैं। एक्चुअली कुछ म्यूचुअल फंड जैसे कि डेट की कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड हैं वो काफ़ी लिक्विड होते हैं, उन्हें आप शॉर्ट ड्यूरेशन में भी विड्रॉ कर सकते हैं। और वहीं कुछ म्यूचुअल फंड में 3 या 5 साल का लॉकिंग पीरियड भी रहता है। सो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी जो है वो चेंज हो सकती है। रिटर्न की अगर हम बात करें तो इसे हम हाई की कैटेगरी में रख सकते हैं। 10 ईयर की हिस्ट्री अगर हम देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ने एफडी, ईपीएफ या पीपीएफ से बेटर रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट कुछ स्लाइड में हम इससे रिलेटेड कुछ और डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिस्क को लिमिट करने का एक तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। सो अगर आप ऑलरेडी एफडी, पीपीएफ जैसे सेफ ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आप म्यूचुअल फंड जैसे रिस्की ऑप्शंस में भी इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट एलोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं पर आपके पास टाइम एंड नॉलेज कम है तो अगेन म्यूचुअल फंड से इनडायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले पॉइंट्स के अलावा अगर आपके पास पेशेंस नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली अगर आप इमोशनली कैपेबल नहीं है अपनी इन्वेस्टमेंट को 20, 30, 40% डाउन देखने के लिए तो म्यूचुअल फंड जैसे रिस्की एसेट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का 10-20% डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं। इवन कोविड 19 की वजह से जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी तो कई म्यूचुअल फंड 40% तक डाउन थे। एग्जाम्पल के लिए आप इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का उस ड्यूरेशन का रिटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल हैं। कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स ऐसे ही डिस्काउंट ब्रोकर हैं जो 2 घंटे से 2 दिन के अंदर आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फुल सर्विस ब्रोकर से भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, कुछ ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स हैं। एक मेन डिफरेंस की बात करें तो फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको इन्वेस्टिंग गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, सो उनकी फीस डिस्काउंट ब्रोकर से मोस्टली ज़्यादा होती है।
चलिए अब हम कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट को। वैसे तो दोनों के अपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के क्या बेनिफिट हैं स्टॉक्स के कंपैरिजन में। वहीं नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के क्या एडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो म्यूचुअल फंड हमें टैक्स सेविंग ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है। ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्शन एटीसी के अंडर 1.5 लाख तक का टैक्स रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, जबकि स्टॉक्स में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स के कंपैरिजन में रिस्क कम रहता है। एक तो एक्सपर्ट फंड मैनेजर इसे मैनेज करते हैं, और म्यूचुअल फंड अपने आप में काफ़ी डाइवर्सिफाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड आपकी मनी को एक बास्केट या एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें मोस्टली 30 से 90 के आसपास स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। सो वहां पे जो रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में आपको एक एक स्टॉक एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। किस स्टॉक को कब बाय करना है, कब सेल करना है, स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट चेक करना है, ये सब काम आपके फंड मैनेजर करते हैं, जिससे आप कम टाइम एंड कम नॉलेज के साथ भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज़्यादा टाइम एंड नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आप 100 या 500 रुपीज से भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। वहीं अगर आप 10,000 रुपीज में भी अगर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी 100 इंडेक्स में 50% से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका सिंगल शेयर प्राइस 1,000 रुपीज से ज़्यादा है। सो अगर आपकी कैपिटल कम है तो आपको काफी स्टॉक्स को हाई प्राइस की वजह से एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा। इसके अलावा डायरेक्ट स्टॉक्स में कम कैपिटल में प्रॉपर एवरेजिंग करना भी आसान नहीं होता। इसलिए अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट कम है तो म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया है तो आप लाइव अपने स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक एडवांटेज है, बट काफी बार ये बिगिनर के लिए एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में अगर आपका कोई स्टॉक 5% 10% नीचे चला जाता है, या उस स्टॉक की कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आती है, और अगर आप में पेशेंस कम है, तो इमोशनल होके आप उस स्टॉक को बाय सेल कर सकते हैं, जो कि आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को अफेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में आपके डेली पोर्टफोलियो के रिटर्न्स मोस्टली रात को अपडेट किए जाते हैं, जिससे स्टॉक स्पेसिफिक फोकस काफी कम हो जाता है, तो पेशेंस जो है वो बना रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि कोई भी मेथड या कोई भी एक्सपर्ट आपको हर साल टॉप परफॉर्मिंग फंड सेलेक्ट करके नहीं दे सकता, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड के पास एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट फंड मैनेजर होते हैं, और जनरली हर साल बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। सो कभी किसी कैटेगरी का फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है तो कभी कोई सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। सो अगर हमारा फंड सबसे हाईएस्ट रिटर्न चाहे ना भी दे पाए, पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उस कैटेगरी में 50 फंड्स हैं, और हमारा सिलेक्टेड फंड जो है वो कंसिस्टेंटली टॉप 10 में आ रहा है, या एटलीस्ट कैटेगरी के एवरेज रिटर्न या फिर बेंचमार्क से बेटर रिटर्न वो प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसे एक अच्छा फंड सिलेक्शन मान सकते हैं। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की प्रोसेस को हमने दो स्टेप्स में डिवाइड किया है। स्टेप 1 में हम कुछ टॉप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे, और स्टेप 2 में हम उन्हें कंपेयर करेंगे और उनमें से बेस्ट फंड सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 1 में हम दो फैक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स। सो अगर आप खुद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, और उस गोल के अकॉर्डिंग कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कैटेगरी की बात करें तो म्यूचुअल फंड को उनके एसेट क्लास, स्ट्रक्चर एंड गोल्स के बेस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। सेबी की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड को 5 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड एंड अदर फंड्स। सबसे पहली कैटेगरी इक्विटी फंड्स में डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी फंड के अंदर कुछ पॉपुलर सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ईएलएसएस, सेक्टरल या थीमेटिक फंड, या फिर फोकस्ड फंड। लार्ज मिड या स्मॉल कैप फंड्स की अगर हम बात करें
तो लार्ज कैप फंड में मिनिमम 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और लार्ज कैप जनरली कुछ वेल एस्टेब्लिश्ड बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप जो है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा हो। मिड कैप फंड्स मिनिमम 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और मिड कैप स्टॉक्स कैटेगरी में वो कंपनीज आती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में रहता है। सिमिलरली स्मॉल कैप फंड्स में मिनिमम 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैप की कंपनीज को स्मॉल कैप कैटेगरीज में रखा जाता है। सो ये डेफिनेशन टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है, तो आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं। जनरली लार्ज कैप फंड स्मॉल कैप के कंपैरिजन में सेफ माने जाते हैं, बट उनमें रिटर्न भी थोड़ा कम रहता है। सेक्टर थीमेटिक फंड्स की बात करें तो मिनिमम 80% स्टॉक किसी पर्टिकुलर सेक्टर या थीम्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, आईटी, हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर बेस्ड काफी फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हैं। एएलएसएस फंड्स टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं जो एटीसी के अंदर आपको 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। इनमें 3 ईयर का लॉकिंग पीरियड भी रहता है। फोकस्ड फंड में कम स्टॉक्स पे फोकस किया जाता है, और ये फंड्स मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फंड्स की अगर हम बात करें तो आपकी मनी को काइंड ऑफ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डेट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में रिस्क कम रहता है, और लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी कम रहता है। आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन की वेबसाइट में देख सकते हैं कि डेट फंड्स की कैटेगरी में जो 10 ईयर का एवरेज रिटर्न है वो मोस्टली आपको 5 to 7% मिलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर एफडी के अल्टरनेटिव के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप डेट और इक्विटी दोनों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक फ्यूचर गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि एजुकेशन या फिर मैरिज ऑफ चाइल्ड या आपके रिटायरमेंट, तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स को भी चेक कर सकते हैं। इनमें 5 ईयर या कुछ पर्टिकुलर एज तक का लॉकिंग पीरियड रहता है, जिसे हमने रिटायरमेंट प्लानिंग के एक वीडियो में ऑलरेडी शेयर भी किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अदर फंड्स की कैटेगरी में कुछ और म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड जो कि अलग अलग स्टॉक्स इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, मे बी नेस्डैक इंडेक्स। ईटीएफ फंड्स डिफरेंट ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 ईटीएफ, निफ्टी बैंक ईटीएफ या फिर गोल्ड ईटीएफ हो सकता है। इसके अलावा कुछ अदर फंड्स की कैटेगरी में फंड्स ऑफ फंड्स भी हैं जो कि फर्दर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ ग्लोबल फंड्स भी हैं जो कि ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि नेस्टेक 100, S&P 500 इंडेक्स। सो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की दुनिया अपने आप में बहुत बड़ी है, और हर तरह के गोल के लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। सो हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एफडी जैसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वैसा ऑप्शन आपको डेट फंड में मिल जाएगा। सिमिलरली अपने अपने गोल्स के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट में नए हैं या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड के साथ भी आप शुरुआत कर सकते हैं। सो स्टेप 1 में म्यूचुअल फंड की कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हम उस कैटेगरी में से 5 से 10 टॉप म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। इसके लिए काफी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप रेटिंग या फिर रैंकिंग या फिर रिटर्न के बेस पे कुछ फंड्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम शॉर्टलिस्ट करते हैं रेटिंग के बेस पे। काफ़ी ऐसी वेबसाइट जो अपने खुद के रिसर्च के बेस पे या फिर थर्ड पार्टी रिसर्च के बेस पे हर म्यूचुअल फंड की कुछ रेटिंग प्रोवाइड करती है। सो जैसा कि आप मनी कंट्रोल, ट्रेंड लाइन, ग्रो एंड वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन की वेबसाइट पे जाके और म्यूचुअल फंड के इस सेक्शन में जाके अगर आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे, तो मान लेते हैं कि आपका प्राइमरी गोल है टैक्स सेविंग के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो यहाँ पर आप ईएलएसएस की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इसके बाद आप स्कोर्स एंड रेटिंग्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म रेटिंग जो कि 10 ईयर की अवेलेबल है। सो आप उसके अकॉर्डिंग कुछ म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और 5 स्टार या मे बी 4 स्टार तक के म्यूचुअल फंड्स को आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सो फिर भी अगर यहाँ पर मल्टीपल फंड शॉर्टलिस्ट होकर आ रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंट रिटर्न या रेटिंग देख सकते हैं, उसके बेस पे कुछ टॉप फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जेएम, डीएसपी, बंधन, बैंक ऑफ इंडिया, क्वांट या एसबीआई के ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग कंसिस्टेंटली अच्छी लग रही है, तो ये 6 म्यूचुअल फंड में भी स्टेप 1 के लिए हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन के अलावा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी आपको म्यूचुअल फंड स्क्रीनर
मिल जाता है। तो वहां पर जाकर आप फंड कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद रेटिंग वाइज उसे सॉर्ट कर सकते हैं और देन टॉप म्यूचुअल फंड्स को वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रो भी एक ऐसा ही म्यूचुअल फंड स्क्रीनर आपको प्रोवाइड करता है और फंड की कैटेगरी सेलेक्ट करके रेटिंग वाइज आप कुछ फंड्स को वहां से पिक कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च भी एक ऐसा ही टूल है। रेटिंग के अलावा कुछ वेबसाइट जैसे कि मनी कंट्रोल फंड की रैंकिंग भी प्रोवाइड करती है, सो आप चाहें तो उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। सो किसी भी तरह जो भी मेथड आपको बेटर लगता है, उस मेथड से एक बार अगर आप कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ टॉप म्यूचुअल फंड, कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स को अगर आप पिक कर लेंगे, तो फिर उन्हें कंपेयर करके हम उनमें से बेस्ट म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फंड की परफॉर्मेंस यानी कि रिटर्न के बेस पे भी टॉप म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगेन हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए चेक करना है। फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन में आप जब रिटर्न के मेन्यू में जाएंगे तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस वर्सेस कैटेगरी एवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं और 10 ईयर के रिटर्न के बेस पे यहाँ पर फंड्स को सॉर्ट कर सकते हैं और टॉप 5 to 10 म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। मनी कंट्रोल में भी आप म्यूचुअल फंड को रिटर्न के बेस पे सॉर्ट कर सकते हैं और सिमिलर डेटा हमें वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के स्क्रीनर में भी मिल जाता है। सो यहाँ पर हमने सिर्फ नॉलेज के पर्सपेक्टिव से मल्टीपल टूल्स आपके साथ शेयर किए, बट आप कोई भी एक टूल पिक करके म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। इवन आप जब अलग अलग टूल से म्यूचुअल फंड्स को सॉर्ट करेंगे और टॉप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे, तो ज्यादातर टूल्स आपको सिमिलर काइंड्स के म्यूचुअल फंड ही प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद स्टेप 2 में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि फंड का एक्सपेंस रेशो यानी कि एएमसी फीस कितनी है, फंड की होल्डिंग्स में किस तरह के स्टॉक्स हैं, और वो म्यूचुअल फंड कितना वेल डाइवर्सिफाइड है। म्यूचुअल फंड का एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का फंड साइज कितना है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा आप अलग अलग कैटेगरी के फंड्स को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो एग्जिट लोड एंड टैक्सेशन को भी कंसीडर कर सकते हैं। सेम कैटेगरी के फंड में आपको ये चीजें मोस्टली सेम ही मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप फंड हाउस या फंड मैनेजर के बारे में जानते हैं या किसी पर्टिकुलर फंड में आपका बिलीफ है, तो उसे भी एक फैक्टर कंसीडर किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ग्रो, मनी कंट्रोल, ट्रेंड लाइन की जैसी वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगी। अगर आप बिगिनर हैं और यहाँ पर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा लग रही है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड लग रही है, तो होपफुली नेक्स्ट स्लाइड आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर कर देगी, जहाँ पर हमने एक सिंपल टेबल में फंड्स को कंपेयर किया है। सो ओवरऑल स्टेप 1 में हमने टैक्स सेविंग कैटेगरी से कुछ टॉप रेटेड फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। फिर स्टेप 2 में हर फंड्स के साथ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को नोट डाउन करके यहाँ पर लिस्ट कर लिया गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंड्स की रेटिंग, एक्सपेंस रेशो, सेक्टर एलोकेशन, होल्डिंग, एयूएम और कुछ अदर फैक्टर्स। अब जिस भी कॉलम का डेटा हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहा है, तो हम उसे अलग से हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से ग्रीन कलर से उसे डिफरेंशिएट कर लिया गया है। सो फॉर एग्जाम्पल रेटिंग में हमने 5 स्टार एंड 4 स्टार को ग्रीन मार्क किया है। इसी तरह से 1% से कम एक्सपेंस रेशो को भी हमने ग्रीन हाईलाइट किया है। उसके बाद जिस म्यूचुअल फंड का सेक्टर एलोकेशन हमें बेटर लग रहा है, जैसे कि क्वांट टेक्स प्लान में टॉप 5 सेक्टर का एलोकेशन 10 to 20% है, तो हम इसे वेल डाइवर्सिफाई कह सकते हैं। वहीं एच डी एफ सी टैक्स सेवर में अकेले फाइनेंशियल सेक्टर में 30% से ज्यादा एलोकेशन है, सो मैंने इसे पुअर की कैटेगरी में मार्क किया है। बट अगर आपका जो फोकस है वो फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा है, अगर आप बिलीव करते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप इसे पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं और इसे ग्रीन मार्क कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको स्टॉक्स का थोड़ा सा भी आइडिया है, तो आप हर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं, यानी कि वो म्यूचुअल फंड किस तरह की कंपनीज में कितना इन्वेस्ट कर रहा है। सो वैसे तो ये हर क्वार्टर में चेंज होता रहता है, बट स्टिल एक कंपैरिजन के लिए एक फैक्टर ये भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम लार्ज एयूएम को बेटर मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी फंड्स को ग्रीन मार्क कर सकते हैं। लास्ट में अगर आपको किसी फंड हाउस जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी या मे बी क्वांट पर ज्यादा भरोसा है, या उसके फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस से आप ऑलरेडी अवेयर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप गुड या बैड मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से जब आपकी ये टेबल रेडी हो जाएगी, तो आप इजीली देख सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में ज्यादातर जो फैक्टर हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहे हैं, और आप टॉप 1 या 2 म्यूचुअल फंड में उसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप फर्दर 2 म्यूचुअल फंड को लेकर कंफ्यूज हैं, तो उन्हें डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रो आपको 3 म्यूचुअल फंड साइड बाय साइड कंपेयर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरह से ईटी मनी वेबसाइट में भी आप 4 म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड को
सिलेक्ट करने का ये एक मेथड था, बट डेफिनेटली और भी काफी अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। सेशन की आखिरी स्लाइड में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिन्हें आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है बिल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। हम थ्रू आउट द सेशन लॉन्ग टर्म की बात करते हैं और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। सो मेरा मानना है कि मल्टीफोल्ड रिटर्न या फिर कंपाउंडिंग बेनिफिट्स के लिए हम अगर 10 से 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो उससे काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। मिनिमम ड्यूरेशन की बात करें तो मे बी आप 6 ईयर का ड्यूरेशन लेके चल सकते हैं। वॉरेन बफेट जो कि वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक बार कहा था, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन ए स्टॉक फॉर 10 ईयर्स, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 मिनट्स। अब अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं तो सही एक्सपेक्टेशन के साथ साथ वर्स्ट केस के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना यह है कि एवरेज कैटेगरी रिटर्न्स उस इन्वेस्टमेंट ने कितने दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं। और वर्स्ट केस में आपके पास दूसरी इन्वेस्टमेंट या बैकअप्स भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ म्यूचुअल फंड जैसे रिस्की एसेट में ही है। भले ही फिलहाल इक्विटी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कैटेगरी में 10 ईयर के एवरेज रिटर्न आपको 12% से ज्यादा दिख रहे हैं, पर पास्ट रिटर्न कभी भी फ्यूचर रिटर्न की 100% गारंटी नहीं होती। इसीलिए म्यूचुअल फंड का वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपने जरूर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट, नॉट आफ्टर इन्वेस्टमेंट। कई इन्वेस्टर स्टॉक से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते तो हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट शॉर्ट टर्म रिटर्न देख के टाइम से पहले ही पैनिक में बाय या सेल करने लगते हैं। सो आपको अपना रिसर्च बाय करने से पहले करना चाहिए, ना कि इन्वेस्ट करने के बाद। स्टॉक मार्केट में अप डाउन एंड नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज हमेशा चलती रहती है, जिसकी आदत आपको धीरे धीरे हो जाएगी। एक बार अगर आपने कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट कर दी है तो आपको उसे टाइम देना जरूरी है। स्टार्ट विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट इफ यू आर ए बिगिनर। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ मंथ्स स्मॉल अमाउंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं, कुछ मंथ्स अपने एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट मनी को इंक्रीज कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट यानी कि एक बार में पूरा अमाउंट आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, स्पेशली जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास हो या फिर ओवर वैल्यू हो। सिमिलरली आपको मार्केट को टाइम करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी है। जैसा कि विजय केडिया का ये कोट है, ओनली टू पीपल कैन बाय एट बॉटम एंड सेल एट टॉप, वन इज गॉड एंड अदर इज लायर। अगर आप बिगिनर हैं और आपको समझ में नहीं आता कि कब कितना इन्वेस्ट करना है, तो सिंपली सिप से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको रेगुलर इंटरवल पर स्मॉल पार्ट इन्वेस्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सो सभी टॉप ब्रोकर वेबसाइट्स एंड ऐप म्यूचुअल फंड्स के लिए सिप की फीचर आपको प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऐसे चैनल्स जो रेगुलर म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स को बाय करने की रिकमेंडेशन देते हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। फ्रीक्वेंटली बाय सेल की इंफॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में कभी कभी हम डाइवर्सिफिकेशन की जगह ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी कर देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी ज्यादातर जो फंड हैं वो 30 to 90 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होते हैं। सो एक ही कैटेगरी में 4 से 5 फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। सो मेरा ये मानना है कि सेम कैटेगरी में आपको 2 से ज्यादा फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कभी कभी कुछ इन्वेस्टर ब्लाइंडली उन म्यूचुअल फंड को पिक करते हैं जिन्होंने रिसेंटली टॉप परफॉर्म किया है, रिसेंटली सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। शॉर्ट टर्म के रिटर्न के बेस पे अगर हम देखें तो हर साल के टॉप परफॉर्मेंस जो फंड हैं वो चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी में 2019, 2020, 2021 एंड 2022 हर साल अलग अलग फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। इसलिए सिर्फ रिसेंट रिटर्न की परफॉर्मेंस के बेस पे आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो डेली डेली रिटर्न देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप रिटर्न एंड वोलेटिलिटी देखकर इमोशनल हो जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड ए ट्री लॉन्ग टाइम अगो। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट सीरीज में आगे के एपिसोड्स में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, एसेट एलोकेशन एंड कंपाउंडिंग के बारे में। आज के सेशन में दिए गए म्यूचुअल फंड स्क्रीनर एंड वेबसाइट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।